and welcome to the third lecture of our alternating current discussion. आज हम लोग एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। देखो बोर्ड के लिए ना 3-4 डिवाइसेस हैं जो कि अच्छे से याद कर लो, जो कि आता है ट्रांसफार्मर हो गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। एक गैल्वेनोमीटर पढ़ाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक साइक्लोट्रॉन, ये 3 डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने का चांसेस रहता है। उनके बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़िए। यही पूछेगा कि विद अ नीट एंड लेवल डायग्राम एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। या उससे रिलेटेड एक दो बात कुछ अंदर का पूछ लेगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है, डीसी के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? और अल्टरनेटिंग करंट के वो वोल्टेज या करंट को बढ़ा या घटा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। होता ये है कि जब पावर प्लांट से हम लोग तक इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, तो उसका वोल्टेज मतलब एनर्जी लॉस होते जाता है, वोल्टेज घटते जाता है। तो आपके घर में बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या हो, ज्यादा वोल्टेज मिले। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ज्यादा वोल्टेज मिले, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर जगह जगह पे क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक। कैसे काम करता है, कैसे सारा कुछ उसको मिनिमाइज कर देता है, वो हम लोग एक सवाल के हेल्प से समझेंगे भी कि पावर प्लांट से हम लोग के घर तक कैसे आता है एनर्जी। वो सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। नीट प्रिपरेशन और जेईई प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, करेंगे हम लोग। So transformer is basically a device which can increase or decrease the value of alternating current or alternating voltage. देखो, an electric transformer is the device which can increase or decrease the value of alternating current and alternating EMF. प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल, देखिए, it works on the principle of लिखिए, it works on the principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction. ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ईएमआई में हम लोग को पढ़ना होता है म्यूचुअल इंडक्शन, अभी क्या होता है समझेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम लोग साथ ही में लिखेंगे और हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो देखो ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है। कोर का मतलब उसका इंटीरियर, कोर का मतलब उसका इंटीरियर। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर मतलब इंटीरियर पोर्शन। ये जो कोर होता है ये मेडअप होता है, मेडअप ऑफ सॉफ्ट आयरन। और कोई पूछे ऐसा क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे एनर्जी लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो आंसर लिखेंगे टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस ना हो, कोई भी डिवाइस में एनर्जी लॉस नहीं हो, और उसके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। पहला काम
काम है कि ये जो कोर है वो किसका बनाते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन का, ताकि एनर्जी लॉस मिनिमाइज हो। ये जो कोर होता है ना, ये कोर लैमिनेटेड होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमिनेटेड? ये जो कोर होता है ये लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड कोर, क्यों लैमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है? पहले कोर, अगर आप लोग ट्रांसफार्मर देखे हो उसमें ना ब्लेड साइड दिखेगा, एक प्लेट फिर दूसरा प्लेट फिर तीसरा, इस तरह से प्लेट टाइप दिखेगा, पूरा सॉलिड नहीं दिखेगा, प्लेट्स होता है इस तरह से। देखियो कभी कौन सा कॉम्ब शेप का होता है, कॉम्ब जैसा नहीं होता लेकिन उसी जैसा कुछ ऐसा एक प्लेट दिखेगा, फिर ऐसा बीच में गैप गैप रहेगा। फिजिक्स की भाषा में इसको लैमिनेटेड बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, मैं अच्छे से यहाँ डायग्राम में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप कभी ट्रांसफार्मर गौर से भी क्लास से निकल के देखिएगा तो ये इसी तरह होता है, एक प्लेट दूसरा प्लेट तीसरा प्लेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग लैमिनेटेड कोर। कोर को लैमिनेट इसलिए करते हैं, कोर को लैमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एक लॉस हो जाता है, एन एडी करंट लॉस। कौन सा करंट लॉस? ये एडी करंट क्या होता है? तो होता ये है कि देखो ये तो मेटलिक बॉक्स है ना, सॉफ्ट आयरन तो एक मेटल है, तो जब किसी कंडक्टर से फ्लक्स पास होगा और वो फ्लक्स चेंज होगा, तो हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो किसी कंडक्टर से जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है तो उसके कोर में, उसके इंटीरियर में कई बार एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। इसका अच्छाई भी है बुराई भी है। बुराई यह है कि इसकी वजह से हीट लॉस होता है, और अच्छाई यह है कि इसका हम लोग यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन से बहुत सारे, जैसे मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होता है उसमें जो ब्रेकिंग होता है इसी के हेल्प से होता है। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो मीटर लगा होता है ना, उस मीटर में एडी करंट ही होता है, वो मीटर एडी करंट से ही काम करता है। आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ईएमआई में हम लोग बहुत डिटेल में एडी करंट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर व्हाट इज एडी करंट। व्हेनेवर current is induced due to change in magnetic flux in a metallic instrument, ठीक है, in a metallic device, that particular current is called eddy current, and because of eddy current heat is lost। ठीक है, इस eddy current की वजह से heat क्या होता है, loss हो सकता है। and how can we minimize this heat loss? by making the core laminated। this eddy current heat loss can be minimized by making the core laminated। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, तो क्या कहेंगे, टू मिनिमाइज हीट लॉस, ड्यू टू एडी करंट। व्हाट इज एडी करंट? करंट इंड्यूस्ड इन मेटलिक डिवाइसेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एडी वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जो करंट है इस तरह से घूमता है, इसमें सर्कुलेट करता है इस तरह से। ठीक है, एंड एडी इज एन इंसेक्ट, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कभी भी पानी में देखोगे ऐसे घूमते रहता है, तो उसी को रिजेंबल करता है ये करंट घूमता घूमता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एडी करंट, और कुछ नहीं। सो वी डिस्कस द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, व्हाई, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस, एंड द कोर इज लैमिनेटेड, व्हाई, to minimize eddy current, to minimize heat loss due to eddy current। These can be one word or one statement questions in your examination, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो कॉइल होता है ना, ये जो कोर है इसमें दो कॉइल होते हैं, एक यहाँ पे कॉइल होता है, ये कॉइल वाइंडिंग, इसको हम लोग इनपुट कॉइल कहते हैं, या इसी को प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जो पहला कॉइल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट कॉइल, या इसी को प्राइमरी कॉइल। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको एनपी कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे हम लोग इनपुट एसी सप्लाई करेंगे, तो जो भी इनपुट देंगे उसको हम लोग ईपी कहेंगे, वोल्टेज जो भी होगा उसका क्या लिखेंगे, ईपी। जो भी करंट होगा उसको आईपी, और जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होता है इस कॉइल में सब उसको एनपी। ये तीन पैरामीटर आपको क्लियर होंगे। फिर से बात, अल्टरनेटिंग करंट है लेकिन एक ही वोल्टेज बोल रहे हैं, तो कौन सा वोल्टेज होगा, आरएमएस वोल्टेज। एक ही करंट बोल रहे हैं मतलब एक ही नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। दूसरा कॉइल यहां होता है आउटपुट कॉइल।
ठीक है, यहाँ क्या होता है, आउटपुट कॉइल। इस आउटपुट कॉइल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। आउटपुट कॉइल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। और यहां भी आपको ईएमएफ मिलेगा, ES। सेकेंडरी कॉइल में जो मिलेगा सबको एस से लिखेंगे, तो वोल्टेज जो होगा उसको क्या लिखोगे, ES, करंट को और नंबर ऑफ टर्न्स को NS। ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो तरह का होता है। ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं स्टेप अप और एक को बोलते हैं स्टेप डाउन। एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन। ये दोनों आप लोग यूज किए हैं। वो स्टेबलाइजर पहले आता था, याद करो, उसमें एक नॉब होता था, उसको अप करते थे तो वोल्टेज बढ़ जाता था, स्टेप अप। अभी भी आता है ना। तो वो स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, और स्टेप डाउन कब करते थे, जब ज्यादा वोल्टेज आ रहा था, हमको कम वोल्टेज चाहिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाता है मतलब इनपुट वोल्टेज कम अगर है तो आउटपुट वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब EP is less than ES, मतलब ES is more than EP। स्टेप अप में कौन ज्यादा होता है, सेकेंडरी, ज्यादा आपको मिलेगा। आपके घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो इन जनरल स्टेप अप ही होता है। क्या होता है, स्टेप अप, आपको ज्यादा वोल्टेज, सही वोल्टेज मिले। इसलिए आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के बगल में इसका घर होता है, उसके घर में वोल्टेज बहुत अच्छा रहता है ना, यही कारण है। देखो अगर वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है ना तो करंट कम मिलेगा, तो करंट आपको कम मिलेगा। सवाल ऐसा क्यों, IP IS से ज्यादा होगा। सवाल है ऐसा क्यों, क्योंकि पावर, एनर्जी सेम रहता है। एनर्जी कैन neither be created and what is the formula for energy? एनर्जी I square RT या VIT, बोलो, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। टाइम की तो बात यहाँ है नहीं, तो पावर सेम रहना है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो 100% एफिशिएंट होगा, जितना इनपुट पावर उतना ही आउटपुट। तो अगर वोल्टेज ज्यादा दे रहा है तो करंट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हम लोग को करंट कम ही चाहिए, बहुत कम ही चाहिए करंट तो हम लोग को कम ही चाहिए। हम लोग को वोल्टेज 220 चाहिए, क्योंकि सारा अप्लायंस जो है वो 220 वोल्ट पे काम करता है। करंट तो बहुत कम चाहिए होता है, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर। जो बहुत बड़ा वाला हीटर वगैरह होता है तो वो 5 एम्पियर चार्ज लेता है, 5 एम्पियर का बड़ा वाला जो स्विच आता है ना। और अगर वोल्टेज आपको ज्यादा चाहिए ना तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा चाहिए होगा। अब देखो ये सब इक्वेशन आपको याद नहीं करना है, ये सब भी हम लोग डिराइव करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, याद नहीं करना है। समझिए चीजों को कि वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी में अगर ज्यादा है वोल्टेज तो करंट उसमें कम होगा, और वोल्टेज अगर ज्यादा है सेकेंडरी में तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज वन इन व्हिच प्राइमरी वोल्टेज इज लेस, secondary voltage is more. The current in primary coil is more, the current in secondary coil is less. The number of turns in secondary coil is higher than the number of turns in primary coil. Reverse step down. Step down मतलब वोल्टेज आप घटा दिए। तो इसी तरह याद रखना कि EP ज्यादा होगा, ES कम होगा, IP इस बार कम हो जाएगा, IS और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में टर्न ज्यादा होगा, इस बार नंबर ऑफ मतलब इस बार वोल्टेज प्राइमरी में ज्यादा है इसलिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। अब इस सबको प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रूफ है। होता ये है कि जब इस कॉइल में इनपुट प्रोवाइड करोगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक्ड होगा, इस कॉइल में पास करेगा। ठीक है, इसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और इसमें पास करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। और क्योंकि यहां फ्लक्स दो कॉइल में लिंकेज है तो ऐसे ही फेनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो होगा क्या, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होता है, ये पहला कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बोलो, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक हो गया,
कोई दिक्कत? ध्यान सुनना, कैसा करंट इसमें पास कर रहा है? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो करंट कैसा है? चेंज कर रहा है। तो करंट चेंज कर रहा हो तो होगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या हो रहा होगा? और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे भी लिंक्ड है, मतलब इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा? और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहा होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वही आउटपुट मिल गया। ठीक है, पक्का? इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? What is mutual inductance? Mutual inductance is the phenomenon by virtue of which the change in current or magnetic field from one coil induces the EMF in second coil. Why? Because of the flux linkage. Because of flux linkage. Okay. हम लोग Faraday's law of electromagnetic induction जानते हैं। क्या कहता है कि EMF, इससे अगर EMF लिखें, प्राइमरी कॉइल से EMF, तो क्या लिखोगे? EP। EMF का क्या फॉर्मूला होता है? -N d∅dt होता है ना जी? NP लिख देते हैं क्योंकि प्राइमरी कॉइल से बात कर रहे हैं। तो अब सेम फ्लक्स इससे ही पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या लिखोगे? EMF का फॉर्मूला ES =-ns/d∅dt। ये चेंज नहीं किया क्योंकि फ्लक्स क्या पास कर रहा था? सेम। डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? EP/ES मतलब वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वोल्टेज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा। एंड दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड। दिस फार्मूला इज, ये हमेशा फार्मूला आपको यूज करना है। ऑब्वियस बात है, अगर मैंने लिखा है ऑलवेज वैलिड तो मतलब एक और फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे होंगे जो कि हमेशा वैलिड, उसके लिए कुछ कंडीशन होगा। पहले इतनी बातें समझ गए? तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख लें हम लोग। लिखो कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन लिखो। द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ a soft iron core. The transformer consists of a soft iron core to minimize energy loss. And the core is laminated. To minimize eddy current heat loss. Full stop. There are two coils, namely primary and secondary coil, which acts as input and output coil. So this is the construction part of this transformer. Full stop. पैच चेंज करके लिखेंगे वर्किंग पार्ट में। When input EMF is provided through the primary coil, comma, the magnetic fields are generated due to this primary coil, which is linked with secondary coil. Full stop. The variation of magnetic field due to alternating input
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करता है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग इनपुट है। द वेरिएशन ऑफ magnetic field due to alternating input results in changing magnetic flux through the secondary coil, which produces alternating output EMF, So this is the construction working part, और इसके साथ ही डायग्राम और ये इक्वेशंस लिख लीजिए। चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं, अगर आइडियल हुआ, अगर ट्रांसफार्मर क्या हुआ? आइडियल हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर? कि इसका इफिशियंसी जो होगा, ईटा से हम लोग इफिशियंसी को लिखते हैं, ये 100% होगा, मतलब 1 होगा। 100% को हम लोग 1 कहते हैं। व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर देखो, आउटपुट पावर क्या लिखोगे? आउटपुट में मेरे पास क्या था? सेकेंडरी। तो पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। क्या लिखोगे? ES इनटू आउट। इनपुट पावर क्या लिखोगे? तो ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब इफिशियंसी दिया होगा 90%, 80%, 50%, जो भी इफिशियंसी दिया होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट इफ इट इज आइडियल, आइडियल मतलब इफिशियंसी कितना है? 1, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब EP IP इज इक्वल्स टू ES IS। तो बताओ क्या लिखोगे? EP by ES इज इक्वल्स टू IS, है ना? ये फॉर्मूला फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। एंड हियर यू कैन सी द वोल्टेजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो EP यहां ऊपर है, यहां IP, मतलब अगर EP ज्यादा होगा तो IP, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है? कांस्टेंट। ठीक, अब समझ में आ गया वो स्टेप अप स्टेप डाउन में कैसे लिख रहे थे? पक्का? EMF ज्यादा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, EMF ज्यादा तो करंट कम। अब इस पे बेस सवाल पूछा जाता है, जैसे देखो ये सब सवाल दे रहा है। अच्छा, एक चीज और, सवाल से पहले एक बात और, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। एक पूछा था ना कि ट्रांसफार्मर में बहुत तरह से एनर्जी लॉस होता है, तो कितने तरह से एनर्जी लॉस होता है ये बताइए। डिस्कस वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड हाउ यू कैन मिनिमाइज देम। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। वेरियस एनर्जी लॉसेस, बहुत सारे एनर्जी लॉस क्या क्या है। देखो पहला एनर्जी लॉस है एडी करंट लॉस, एडी करंट हीट लॉस। और अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये क्या होता है और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। लैमिनेटेड कोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मेकिंग द कोर लैमिनेटेड। एक और लॉस होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में, वहां पर आएंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो कम होता है सॉफ्ट आयन के केस में। तो हिस्टेरिसिस लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मेकिंग द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। और इसलिए सॉफ्ट आयरन का कोर बनाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमाइज हो जाता है। हिस्टेरिसिस एक फेनोमेनन होता है जिसमें एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स में। इसके बाद होता है एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन कॉइल वाइंडिंग। ये जो कॉइल्स थे ना, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, उस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो I स्क्वायर RT उसमें क्या लॉस हो जाएगा? हीट लॉस हो जाएगा। इसको कैसे मिनिमाइज करोगे? सो कैन बी मिनिमाइज्ड
by making coil of very low resistance, very जितना कम रेजिस्टेंस का हो। एंड फोर्थ है फ्लक्स लीकेज, कभी कभी फ्लक्स लीक कर जाता है, ठीक है, मतलब एक कॉइल से फ्लक्स निकला लेकिन दूसरे में पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल के बीच कुछ डिस्टेंस था ना, मान लो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकला और पहले ही इधर आके लूप बना लिया, तो उससे तो नहीं पहुंचा, तो वो फ्लक्स तो वहां पहुंचा नहीं, तो उसकी वजह से तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, तो फ्लक्स लीकेज हो गया। इसको मिनिमाइज करने का तरीका है बाय वाइंडिंग coils over each other, by winding coils over each other। coils को एक दूसरे के ऊपर ही वाइंड कर दीजिए, मतलब प्राइमरी कॉइल एक जगह हो और उसी के आउटर में सेकेंडरी कॉइल भी, ठीक। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का दो अरेंजमेंट होता है, एंड दिस इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, आपको अपने एनसीईआरटी पे टू अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर ड्रॉ करना है। कभी कोई ये पूछ दिया जाता है टू अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कॉइल वाइंडिंग, तो एक अरेंजमेंट जो मैंने दिखाया वो था, दूसरे में क्या होता है ना, वही एक के ऊपर दूसरा वाइंडिंग होता है, ठीक है, उससे हम लोग फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आप एनसीईआरटी से बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर एक सवाल करेंगे। तो जो होमवर्क दिए दो अरेंजमेंट लिखते हैं, वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 260 पे है। एक क्वेश्चन करना है, पैकेज दो एक क्वेश्चन लिखो। A step down transformer, a step down transformer transforms, a step down transformer transforms supply line voltage of 2200 volts, supply line voltage of 2200 volts into 220 volts, मतलब इनपुट कितना है 2200 वोल्ट और आउटपुट कितना है 220। The primary coil has 5000 turns, the primary coil has 5000 turns, the efficiency is 90%, the efficiency is 90%, and the power transmitted, पावर जब भी दिया हो तो वो हमेशा आउटपुट, पावर ट्रांसमिटेड मतलब आउटपुट पावर, पावर ट्रांसमिटेड मतलब आउटपुट पावर is 8 किलोवाट, is 8 किलोवाट। Find the number of turns in secondary coil, एनएस बताइए। ये सवाल देखिए कितना उल्लू बना रहा है आप लोग को। एनएस निकालना है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं बताओ? NP by NS is equals to EP by ES, जानते हैं ना जी? NP दिया हुआ है 5000, NS हम लोग को निकालना है, EP दिया हुआ है 2200 by ES दिया हुआ है 220, तो ये घटेगा 10 बार में, तो NS हो जाएगा 500। आंसर इफिशियंसी सब पावर सब कोई ना था, लेकिन हम एक और चीज पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड आईपी एंड आईएस। आईपी और आईएस का वैल्यू निकालना है। अब यूज करेगा बाकी चीजों का। देखो पावर ट्रांसमिटेड मतलब आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर किसके बराबर होता है? ES इंटू IS, सेकेंडरी वाले के बराबर। आउटपुट पावर है 8000
8000 है, आउटपुट वोल्टेज है 220, तो IS निकाल लेंगे हम लोग यहां से। क्या होगा IS? 220 को इधर भेज दो, 800 बाय 22 मतलब 400 बाय 11, ये हो जाएगा IS। अब IP कैसे निकालेंगे? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ES IS बाय EP IP, पढ़े हैं ना जी? और इफिशियंसी कितना परसेंट है? 90, मतलब 0.9 इज इक्वल्स टू ES इंटू IS को आउटपुट पावर कहोगे वो 8000 वॉट बाय EP इंटू IP, तो EP पता है हम लोग को 2200, तो IP नहीं निकल जाएगा, ये 2 0 से 2 0 घटा, 2 से 11 बार में 2 से 40 बार में, तो 40 बाय ये कितना हो जाएगा? 9.9 मतलब 400 बाय 99 एम्पीयर, ये IP। ठीक है, इसको लिखिए। फिर एक सवाल हम लोग NCERT करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल और NCERT कर लेते हैं। ये आपके NCERT पर एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.25 सवाल लिखिए सब लोग। ये बंद हो गया है। हाँ, क्वेश्चन है a small town with demand of 8000 kilowatt, देखिए क्वेश्चन, a small town with a demand of 8000 नहीं, a small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt, full stop. The town gets power from the line through a 4000 hyphen मतलब dash 220 volt 4000-220 volt step down transformer at a substation in the town. Full stop. First part of the question. Estimate the line power loss. If the resistance of two wire carrying power is 0.5 ohm per kilometer. B. How much power must the plant supply? And C. Characterize the step up transformer at the plant. अब इस सवाल को समझिए क्योंकि सवाल में बहुत सारी बातें हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार फिर से, और अभी सब लोग का ध्यान सिर्फ यहां होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक स्मॉल टाउन है विद अ डिमांड ऑफ
800 किलोवाट। तो मान लेते हैं ये टाउन है और ये जो टाउन है इसको जो डिमांड चाहिए, मतलब इसमें जो यहां पे लाइन आना चाहिए उसका पावर कितना होना चाहिए 800 किलोवाट और कितने वोल्टेज पे आए 220 वोल्ट। ठीक है, अब ये कहां से आएगा, टाउन में आएगा। तो टाउन में एक सब स्टेशन होता है, उसके बारे में लिखा है यहां पे। क्या होगा, सब स्टेशन होगा और इस सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। इस सब स्टेशन में क्या लगा होगा, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो यहां पे एक ट्रांसफार्मर होगा और उसके बारे में लिखा है, देखिए क्या लिखा है नीचे, देखिए द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4000-220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। इधर भेज रहा है, आउटपुट इसका है 220 वोल्ट और इनपुट कितना आ रहा है इसमें 4000। ये कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको। इस ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 4000-220 वोल्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 4000-220। इसका मतलब इनपुट कितना है इस ट्रांसफार्मर में 4000, आउटपुट कितना है 220। यहां से आ रहा होगा, यहां वो प्लांट होगा, यहां वो प्लांट है जो कि जनरेट कर रहा है वोल्टेज। और कितने से जनरेट कर रहा है 440 वोल्ट पर। यहां पर 440 वोल्ट पर जनरेट हो रहा है, लेकिन यहां कितने से पहुंच रहा है, कितने वोल्टेज का 4000। इसका मतलब एक ट्रांसफार्मर यहां प्लांट वाला लगा के रखता होगा, बोलो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहां पे लगा होगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे 440-4000। देखो 440 इनपुट है इसका, आउटपुट कितना है 440, 4000 वोल्ट और दो लाइन आ रहा है, दो वायर आ रहा है। ठीक है, समझ गए कैसा सिचुएशन होता है। प्लांट 440 वोल्ट पे जनरेट किया, फिर उस वोल्टेज को बढ़ा दिया, कितना कर दिया 4000, फिर सब स्टेशन पे पहुंचा, वो वापस से 4000 को 220 वोल्ट कर दिया। नाउ सम ऑफ यू कैन आस्क मी सर why this polarity, why the voltage is supplied at very high voltage। क्यों हाई वोल्टेज पे करंट सप्लाई होता है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा इस वायर में कम होगा, और करंट कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, I स्क्वायर इनटू R के बराबर। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या क्या पूछा है वो बात पे आते हैं। सबसे पहले पूछा है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। एस्टिमेट द, इस लाइन में कितना पावर लॉस हो जाएगा, ये जो लाइन है ये लाइन, इस लाइन में कितना पावर लॉस हो जाएगा ये बताइए। तो पहले तो इस लाइन में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को देखो यहां पर ये आउटपुट पावर दिया हुआ है, इसके लिए तो ये आउटपुट है ना, बोलो। तो ये जो आउटपुट पावर है ये P आउटपुट, इसके लिए उसको क्या लिखोगे ES इंटू IS, बोलो। उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 800 इंटू 10 का पावर 3 ये दिया हुआ है, और ES हम लोग को पता है, बोलो 220 इंटू IS इज इक्वल्स टू 800 इंटू 10 का पावर, तो IS कितना हो जाएगा 800 इंटू 10 का पावर 3 बाय 220 एम्पियर। लेकिन ये यहां में करंट है, IS तो इसमें करंट है, मुझे यहां करंट चाहिए, बेसिकली मुझे क्या चाहिए इसमें करंट, तो इसके लिए ये IP होगा, बोलो। और IS बाय IP क्या लिखोगे, अगर कोई ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ नहीं कहा तो आप उसको आइडियल मानेंगे, तो बताओ IP बाय IS क्या लिखेंगे ES बाय IS, वोल्टेज के अपोजिट होता है आइडियल केस में। तो IP हम लोग को नहीं पता है, ES पता है, ES कितना है इसका सेकेंडरी 220 बाय EP कितना है 4000 इनटू ये IS कितना है 800 गुना 10 का पावर 3 बाय 220। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के कितना होगा, ये 220 से 220 कटा, 800 से ये 5 वाला कट जाएगा 200 एम्पियर ना हो जाएगा
200 एम्पीयर, मतलब इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? अब इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले 2 वायर है इसलिए × 2 कर दिए। कितना किलोमीटर लंबा वायर है? 15 किलोमीटर, और दिया हुआ है कि हर किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, तो मतलब 0.5 गुना 15, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हो जाएगा 15 ओम। तो बताओ पावर लॉस कितना हो जाएगा? I²R, मतलब 200 गुना 200 गुना 15, ठीक है, I²R। तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 पे 4 जीरो, 600 किलोवाट। देख सकते हैं कितना? 600 किलो। तो पहला पार्ट यही था सवाल का, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। कितना पावर लॉस हुआ निकाल लिए, 600 किलोवाट। दूसरा है हाउ मच पावर द प्लांट मस्ट सप्लाई। प्लांट कितना पावर सप्लाई करे, ये पावर कितना होगा, ये पावर। अब देखो ध्यान से, यहां से पावर मतलब एनर्जी चल रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो गया? 600 किलोवाट लॉस हो गया, और मिल कितना रहा है? मतलब यहां से कितना चला होगा? 1400 किलोवाट। ये हम लोग के बी पार्ट का आंसर हो गया, ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ये बी पार्ट का आंसर। और सी पार्ट में क्या पूछा है? कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑफ द एट द प्लांट। यहां पे प्लांट पे जो है उसको कैरेक्टराइज किया, तो कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 7.26 है वो भी इसी पे बेस्ड है। देखो इस केस में पावर लॉस कितना हुआ? क्योंकि हम लोग कितना पे सप्लाई किए थे? और ज्यादा वोल्टेज पे सप्लाई करोगे तो पावर लॉस और कम होगा, वो इसमें दिखाया है अगले एग्जांपल में। तो ये आप लोग का होमवर्क है 7.26। मैं पढ़ दे रहा हूं सवाल क्या है। हम ये बोले कि 4000 वोल्टेज पे किए तो इतना पावर लॉस आया ना, और ज्यादा वोल्टेज करोगे तो करंट और कम आएगा, तो और कम पावर लॉस होगा। वही अगले सवाल में करवाया है। 7.26 में लिखा है डू द सेम एक्सरसाइज एज अबव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर ट्रांसफार्मर बाय 40,000-220 वोल्ट। तो ये जो पहले 4,000.220 वोल्ट था, इसको कितना कर दीजिए? 40,000.220 वोल्ट कर दीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, तब बताइए सेम कितना। और उसमें नीचे लिखा है हेंस एक्सप्लेन व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड, व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर लॉसेस है ना, वो निकाल के देख सकते हो। यहाँ पे कितना कर दोगे? 40,000, तो ये सब लोग का होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही ट्रांसफार्मर में हम लोग को डिस्कस करना है, यही डिस्कशन हम लोग के लिए काफी है। इतनी बातें आप ट्रांसफार्मर में सही से लिखिए। जो पहला हाफ था ट्रांसफार्मर का वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, और दूसरा हाफ जो न्यूमेरिकल अप्रोच किए वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। So this completes our discussion for the day. Thank you for being with us. Have a great day.